नमस्कार, चमेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। जी हां, और इसके अंतर्गत हम जिस व्यक्ति का साक्षात्कार आपसे करवाने जा रहे हैं, निश्चित ही वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न के व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं। जी हां दोस्तों, हमारे इस महानगर हैदराबाद की जो शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों से अवगत है, वो निश्चित ही आपके नाम से भी भली भांति परिचित है। हां दोस्तों, मैं अब इस विलंब को खत्म करता हूं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, आदर के साथ आह्वान करने जा रहा हूं हमारे इस आज के मेहमान, आज के अतिथि आदरणीय श्री जफर जावेद साहब का। आदाब अर्ज़ सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। मैं इस शेर के साथ चाहूंगा कि आपका स्वागत हो कि शायर कहता है कि बुलंदियां उतर आई हैं इस आंगन में, बुलंदियां उतर आई हैं इस आंगन में, जमीन पे रहता है ये शख्स आसमां की तरह। शुक्रिया सर बहुत। और मित्रों, मैं ये भी बताता चलूं कि हमारी जो बातचीत रहेगी आपस की, वो बड़ी ही अनौपचारिक या इनफॉर्मल किस्म की हम बातचीत करेंगे। तो सर, मैं शुरू से बात शुरू करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप वैसे तो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हमारी बातचीत में उनका जिक्र आएगा, लेकिन विशेष रूप से आप जिस संस्था से जुड़े हैं, जहां पर आप इस समय मानद सचिव है, ऑनररी सेक्रेटरी है, वो एक विश्वविख्यात संस्था है हमारी, जिसका दुनिया भर में वहां के विद्यार्थी जाते हैं, वहां से लोग आते हैं, और मेरी मुराद सुल्तान एजुकेशन सोसाइटी से है। तो सर, मुझे जहां तक याद पड़ता है, ये 1980 की शायद बात है, इसके जो संस्थापक रहे हैं, मुख्य रूप से दो लोगों का जो जिक्र आता है, एक स्वर्गीय गुलाम अहमद साहब का और दूसरे स्वयं आपके पिता स्वर्गीय अमजद अली खां साहब का। तो सर, ये जो विरासत में या जो लेगेसी आपको अपने पिता से मिली, आप शिक्षा की ओर अग्रसर हुए, तो उस बारे में उनसे जो प्रेरणाएं मिली, उनकी जो बातें हैं, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता उस बारे में जाने। तो आप कुछ बताइए सर। जी हाँ, ये मेरे पिता जो है आईएएस में थे। जी सर। और रिटायरमेंट के फौरी बाद संस्था की स्थापना की, और इसमें जो है ये उन दिनों हुई जब जहां पर शिक्षा आंध्र प्रदेश में जो है बहुत पिछड़ी थी। जी सर। तो 1980 में जी सर इसका क़याम अमल में आया, और उसके बाद से जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल्स और जी केजी से पीजी तक यहाँ शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, फार्मेसी, लॉ, बीएड, 7-8 किस्म की मैनेजमेंट, और हर कॉलेज में स्पेशलाइजेशन भी है। जी जी जी। जैसा जहाँ एलएलबी है वहाँ एलएलएम है, जी। जहाँ बी फार्म है वहाँ एम फार्म है। जी जी। जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात हो तो एमटेक भी है और रिसर्च सेंटर्स भी हैं। जी जी, अनोखी बात है ये, जो दूसरी जगहों पर जो उपलब्ध नहीं है, और इन सब का नेतृत्व, इनको लीड आप करते हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपके नेतृत्व में ये सब होता है। सर, इसमें एक विशेष बात ये रही है कि जो है उन दिनों जब तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, आपके सामने तो हालात रहे हैं, आपके पिता से जो चीजें आपको प्राप्त हुई हैं, तो मुझे लगता है कि संघर्ष या स्ट्रगल जो है काफी जटिल और सख्त रहा होगा, मुश्किलें भी निश्चित ही आपके रास्ते में आई होंगी। तो आपने कैसे सामना किया और कैसे दूर किया, उस ओर कुछ रोशनी डालेंगे सर? नहीं, आजकल जरा मुश्किल है जी सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना। जी। और जब आप इतने सारे एक साथ चलाते हैं तो उसमें दिक्कतें तो कठिनाइयाँ तो आती हैं। जी सर। मगर एक पुरानी सोसाइटी होने की वजह से जी सर, उसकी भी थोड़ी स्ट्रेंथ है। जी जी सर। और हम बहरहाल मशक्कत करनी पड़ रही, मगर संघर्ष तो जारी है, संघर्ष जारी है, मगर जो है और इसके परिणाम भी सामने है सर, हमारे परिणाम सामने। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इतने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस शिक्षा के संघर्ष में, और मैंने जो आपका मतलब कारकर्दगी आपकी देखी है, आपके क्योंकि बड़े सूक्ष्म अंदाज में, बड़े नजदीकी मैं रहा हूं आपसे, तो मैंने देखा है कि आप ऐसे कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कहीं सचिव है, कहीं संयोजक है, कन्वीनर है, कहीं महासचिव है, कहीं अध्यक्ष है। तो इसमें एक विशेष बात मुझे जो लगी है सर, कि ये यहाँ पर ज्यादा प्रोफेशनल, टेक्निकल, पेशावर और तकनीकी शिक्षा ज्यादा दी जाती है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं सर कि आज की युवा को जो है
अपने आप को जो है स्किल करना जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, और ये शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है युवा के लिए। आपके क्या विचार है सर इस संदर्भ में? जी हाँ, ये आधुनिक युग में जी सर। अगर आप देखें तो तकनीकी शिक्षा अगर ना हो जी सर। तो वो सारा देश पीछे रह जाता है। जी जी आज अगर आप जितने भी प्रगतिशील देश को अगर देखें जी जी तो उनकी उन्नति का एक राज ये रहा है कि उस देश की तकनीकी शिक्षा बहुत जी। स्ट्रांग रही है। जी जी तो उसी तरह हम भी समझते हैं कि जब तक कि आपकी तकनीकी शिक्षा स्ट्रांग ना हो तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है और ज्यादा कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस युग में बड़ी महत्वता है टेक्निकल शिक्षा की, एजुकेशन की। जी, इसीलिए आपका संबंध इनसे रहा है ताकि वो लोग जो है पूरी तरह से आज के दौर के लिए तैयार हो जाए हमारी युवा पीढ़ी। जी हाँ, और जो है उनके पास वो एक तरह से आपकी बात अगर हम शायरी में कह दें तो जो है यूं हो जाएगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो आप वो हुनरमंद बनाते हैं, आदमी को स्किल बना देते हैं। जी सर। अगर आप मोदी सरकार को भी अगर आप देखें जी सर तो उनकी काफी ज्यादा एम्फेसिस जो है स्किल्ड लेबर की तरफ है। जी जी जी। और स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं युवा पीढ़ी में। जी। ये बहुत ही अच्छी चीज है और उनका काफी ज्यादा एम्फेसिस इस पर है। जी सर। ये कार्यक्रम तो हम काफी जमाने से करते आ रहे हैं। जी जी। जब अब सरकार का भी सहयोग हो जाए इसमें तो मान्यता प्राप्त हो जाए सरकार से। जी हाँ, तो इसमें जो है और कठिनाइयां कम होती है और रास्ता जो है आसान हो जाता है। जी नहीं, मैंने देखा है सर, आपने सरकार की बात कही तो आप जिस संस्था से जुड़े हुए रहे, सरकार के जो कार्यक्रम थे वो स्वच्छ भारत हो या अभी स्वच्छ तेलंगाना हो, आप हमेशा उसके साथ जुड़े हुए रहे और जो है काफी योगदान जो है रहा है आपका जो है ये नीतियों को चलाने में। सर, ये तकनीकी शिक्षा की हमने बात की, तो जब शिक्षा की हम बात करते हैं सर तो दो महत्वपूर्ण विषय मुझे ऐसा लगता है आते हैं। एक है महिलाओं की शिक्षा और दूसरे है पिछड़े वर्गों की या अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज की जो शिक्षा है। और मुझे पता है कि आप जो है भारत सरकार के जो है मॉनिटरिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष भी रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं उसके। तो आप क्या समझते हैं सर कि आपका जो कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है, कितने लोग सतर्क हो पाए हैं, जान पाए हैं कि हमको इससे लाभ उठाना है और ये सुविधाएं सरकार हमारी दे रही है, हमें शिक्षित होना है और सबके साथ कंधे से कंधा मिला के पढ़ना है? आपको कोई दिक्कत आई या आपको क्या लगा सर? जी हाँ, देखिए जब आप पिछड़े वर्गों में काम करते हैं जी या अल्पसंख्यक में काम करते हैं जी तो कठिनाइयां तो होती हैं क्योंकि इनका इंफॉर्मेशन का या अवेयरनेस का लेवल बहुत कम होता है। जी सर। तो इनको सरकार की नीतियों से अवगत कराना, जी हाँ, अवगत कराना बड़ा मुश्किल दिक्कत का काम है। और मुझे सरकार भी बड़ा प्रचार कर रही है, ये जो भी स्कीम्स लेके आते हैं, तो उसकी वजह से मैं समझता हूं कि जो है काफी ज्यादा अवेयरनेस बैकवर्ड क्लासेस में, माइनॉरिटीज में आया है। जी मगर और काफी लंबा रास्ता हमको तय करना है। जी हाँ, नहीं आपका साथ हो तो शायद सरल हो जाए सफर, क्योंकि मुश्किलें तो खैर सफर का एक हिस्सा होती है। सर, इसमें जो है खास बात जो और एक आती है जहां पर शिक्षा में रुकावट, हडल जिसको हम मान सकते हैं, पैसा, वित्त, और फिर इसमें स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति वगैरह के विषय। अब सरकार तो बहुत सारी योजनाएं कर रही है। मैंने देखा है सर व्यक्तिगत रूप से आपके पास काफी विद्यार्थी जो है उमड़ पड़ते हैं, आ जाते हैं या अलीगढ़ पर या आपकी संस्था एजुकेशन सोसाइटी पे बंजारा हिल, जो इस संबंध में भी आपसे जो है योगदान चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। तो आपकी जो नीतियां रही, लिटरेरी एक्टिविटी जो है एक दूसरे के एक्सटेंशन है, और जब तक जो है लिटरेरी एक्टिविटी ना हो, एकेडमिक एक्टिविटी इनकम्प्लीट होती है। जी जी बहुत। तो यानी ये जरूरी है कि जो है लिटरेरी एक्टिविटी को जो है एकेडमिक एक्टिविटी का एक हिस्सा बनाए। जी। और बच्चों में जो है एक शौक डालें कि जो है वो अपने करिकुलम जो होता है, उनका सिलेबस जो होता है, उससे आगे जाएं और जो एक इनोवेशन और इन्वेंशन की तरफ जो है जाएं और एक लिखने की जो है उनमें एक हैबिट इनकलकेट करें। जी। तो इन चीजों से जो है मैं समझता हूं कि
हो और साहित्य से भी परिचित हो तो शायद अपने भविष्य के निर्णय लेने में भी वो बड़े ही सक्षम होंगे और जान पाएंगे कि क्या है क्या कुछ नहीं। जी नहीं, मैं समझता हूं कि बगैर लिटरेरी एक्टिविटी के एकेडमिक एक्टिविटी इनकम्प्लीट होती है। जी जी। और एक अगर कामयाब स्टूडेंट हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों चीजों से जो है वाकिफ हो। जी जी। और उसको बहुत हेल्प करता है। जी जी। तो हम ये चाहते हैं कि जो है ये दोनों एक्टिविटीज को एक साथ चलाएं, एक बंडी के दो बैल बना दें और जो है उसको हाकें। जी जी सर। तो ये बहुत जरूरी चीज है। सर आपने सरकार की बात की, नीतियों की बात की, हम इस कार्यक्रम में हैं चमेली में, तो सरकार की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी रही है। कहा जाता है कि हिंदी भारत की पहचान है, सिर्फ भाषा नहीं एक स्वाभिमान है। तो और मैंने देखा है सर कि आप जब कभी अवसर मिलता है तो हिंदी से जुड़े, हिंदी को भी प्रोत्साहित करते हैं आप राजभाषा का जो महत्व है उस ओर भी जो है लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर आप इस बारे में भी अपने विचार हमारे श्रोताओं को बताएं, हमारे युवाओं को बताएं। जी नहीं, राजभाषा बहुत महत्वता रखती है जी। और जब हम कोई एक भाषा को राजभाषा मानते हैं जी, तो मैं समझता हूं कि सारा देश इकट्ठा होकर जो है उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि वो एक लिंक लैंग्वेज बन जाता है। जी जी। आज आप अगर देखें तो भारत में इतने प्रांत हैं और हर प्रांत में जो है बात से तो 3-3, 4-4 भाषाएं बोली जाती है। तो एक कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि एक लिंक लैंग्वेज बने। जी जी। आज चूंकि ये लिंक हमारी कड़ी जरा कमजोर है, हम इंग्लिश को लिंक मानते हैं, लिंक लैंग्वेज मानते हैं। और सारे लोग हमारे जो है, आप अगर आसाम भी चले जाएं या कश्मीर पंजाब जाएं या केरल जाएं तो वहां पर जो है कॉमन भाषा जो बोली जाती है वो इंग्लिश है। तो हम ये चाहते हैं कि एक लोकल लैंग्वेज भी जो है इस कड़ी को, इस देश को जो है जोड़ें। और चूंकि जो है एक बहुत बड़ी संख्या हिंदी कहती है और हमारी सरकार भी जो है हिंदी को राजभाषा मानी है। काफी योगदान है सर इसमें। नींव की बात आप करते हैं ताकि बुनियाद जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाए। आपने प्रांतों की बात की तो मुझे फिर एक बात पिछली बात से जुड़ी कि आपने सर विदेशों का भी जो है काफी दौरा किया है। इवन जिद्दा के जो डेवलपमेंट बैंक है उसके भी आप सदस्य रहे हैं, माइनॉरिटीज के लिए जो काम होता है। तो कुछ विशेष कोई एक आध बात आप इस संबंध में या इस संदर्भ में कहना चाहेंगे सर कि क्या पाते हैं वहाँ की नीतियां या युवाओं या यहाँ की नीतियों यहाँ के युवाओं में? जी सर। जी, अगर आप माइनॉरिटीज की बात करें तो जो है जहाँ जहाँ पर जो है इस देश में माइनॉरिटीज ज्यादा हैं, जैसे बिहार हो या उत्तर प्रदेश, आसाम या वेस्ट बंगाल या कश्मीर, यहाँ पर जो है ये प्रांत पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या जो है अनएजुकेटेड है। जी जी। तो हमारा ये प्रयत्न रहता है कि इन प्रांतों को भी जो है अगर आप देश की धारा में ले आए जी जी, तो इनका भी सहयोग होगा उन्नति के लिए। जी जी। और क्योंकि इन इतने बड़े प्रांतों को आप पीछे रखते हुए जो है देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमको एक यूनाइटेड अगर प्रोग्रेस अगर हम चाहते हैं तो एकजुट होकर माइनॉरिटीज का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा हमको, और ये पिछड़े प्रांतों को भी जो है ऑन पार विद डेवलप्ड स्टेट्स ले आना होगा। निश्चित ही सर, और सबका एक ही मंत्र है वो शिक्षा, और आप इस ध्येय को लेके, इस मकसद को लेके आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित ही मित्रों, हमारी बातचीत जो है समय के अभाव के कारण हम शायद लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन सर का व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि उसको समय की सीमा में बांधना मुश्किल है। बल्कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो है बहुत मुश्किल है इनका खद नापना, बहुत मुश्किल है इनका खद नापना, जमीन पे रहता है ये शख्स आसमां की तरह। तो मित्रों, मैं इससे पहले कि सर का धन्यवाद व्यक्त करूं, मैं चाहूंगा कि सर भविष्य में कभी अवसर मिले तो हम बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे आपसे बातचीत करके, और जो शिक्षा जो सभी की सफलता का मूल मंत्र है, इस ओर जो है हम आगे बढ़ेंगे। और हम फिर एक बार आपको जो है कष्ट देंगे कि आप स्टूडियो में। बहुत बहुत अपनी मन की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त, धन्यवाद।